हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, किसी न्यूट्रल स्पेसीज में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, किसी आयनिक स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज होगा तब कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट पे, एक बार हम लोग रिकैप कर लें तो किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट जो x होता है जिसका z एटॉमिक नंबर होगा और a एटॉमिक मास होता है, अगर ये x पे कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब ये x न्यूट्रल स्पेसीज है और उस केस में जो z होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा, वही मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ये आपको पता था। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने के लिए आपको कुछ नहीं, आप क्या करोगे तो आप मास नंबर जो कि आपका a है माइनस एटॉमिक नंबर जो कि आपका z है, ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा। ये कहानी थी न्यूट्रल स्पेसीज के लिए। ठीक, अब हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी आयनिक स्पेसीज में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो किसी भी एटम पे अगर या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा दैट मीन उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो उस पे चार्ज आएगा निगेटिव। जितना निगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 है, और इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो आप पहले आप हमको ये बताओ कि इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है या नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल स्पेसीज है। न्यूट्रल स्पेसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Z यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और यहाँ एटॉमिक नंबर आपको 8 दिया हुआ है, यानी कि इस केस में Z का वैल्यू अगर 8 दिया है और न्यूट्रल स्पेसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका 8 हो जाएगा। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे। मास नंबर आपका 16 दिया है, एटॉमिक नंबर आपका 8 दिया है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो 16 माइनस 8 यानी 8 हो जाएगा। ये हुआ आपका न्यूट्रल स्पेसीज की कहानी। जैसे मान लो अगर O पे चार्ज दे दिया 2 माइनस, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयनिक स्पेसीज है। और अगर आयनिक स्पेसीज है तो हम लोग देखेंगे या तो चार्ज प्लस होगा या तो चार्ज माइनस होगा। जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इस ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज है, अगर इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होता तो बताओ उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होता वो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता। यहाँ एटॉमिक नंबर आपका 8 दिया है, यानी कि Z का वैल्यू आपका 8 है, लेकिन यहाँ पर चार्ज है, इसीलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जितना आपका पहले इलेक्ट्रॉन था और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 2 निगेटिव है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करते, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 8 + 2 यानी 10 हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं, जो प्रोटॉन जैसे हम निकालते हैं जो आपका एटॉमिक नंबर था वही आपका प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन वही मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। चार्ज के आने से प्रोटॉन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज के आने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, और वो भी चार्ज कौन सा वो देखने वाली बात होती है। अगर चार्ज प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे, चार्ज माइनस होगा दैट मींस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये कहानी हुई थी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की। फिर हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा था सबसेल के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा था ऑर्बिटल के बारे में। किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोगों ने जाना था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला वो होता है 2n²। ठीक है, जहां पर ये जो n होता है ये नंबर ऑफ सेल होता है। आपको जिस नंबर का सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने बोलेगा वहां पर आप n का वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लो सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कि सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n के जगह पे 2 पुट कर देना। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। क्लियर, यानी सेल सिंपल कह सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, या तो उसको ऑर्बिट बोलो या तो उसको सेल बोलो, और उसको डिनोट हम लोग KLMN से करते हैं। अगर हम लोग K सेल की बात करेंगे यानी इनडायरेक्टली हम लोग फर्स्ट सेल की बात करते हैं। अगर हम लोग L सेल की बात करेंगे तो इनडायरेक्टली हम लोग ML की बात करते हैं। KLMN फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मूव करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल समझे, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, तो किसी भी एटम में, बात को ध्यान देना, किसी भी एटम में अगर हम लोगों को निकालना होगा, किसी भी सेल में अगर हमको निकालना होगा, एटम में तो इलेक्ट्रॉन निकालना हम लोग सीख लिए हैं, किसी भी सेल में
सेल को जिसको हम n से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 2n²। क्लियर। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट सेल की बात करें, या इसी को हम लोग बोलते हैं k सेल, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट सेल, या इसी को बोलते हैं k सेल। और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो 2n² में n की जगह पे 1 पुट कर दो, आ जाएगा आपका 2। अगर बोलेगा n इज इक्वल टू 2 में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ पर k नहीं, यहाँ पर हम लोग l सेल कर देंगे और यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। 2 into 2 का स्क्वायर दैट मींस 8। तो जिस सेल में आपको पूछेगा उस सेल का n का वैल्यू आप उस 2n² में पुट करोगे, जो भी आपको ऑब्टेन नंबर मिलेगा वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पर्टिकुलर सेल में, जिस पर्टिकुलर सेल का आप n का वैल्यू पुट किए हो। ये तो बहुत आसान बात हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब सेल पढ़ा था कि कलेक्शंस ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें ढेर सारा ऑर्बिटल होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सब सेल। सब सेल को हम लोग डिनोट किए थे आपको S, P, D, F वगैरह से, ठीक है। यहाँ पर S के लिए हम लोग लिए थे, सब सेल को हम लोग L से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग L इज इक्वल टू 0 दैट मींस S सब सेल। P के लिए हम लोग लेते हैं L का वैल्यू 1, D के लिए हम लोग लेते हैं L का वैल्यू 2, F के लिए लेते हैं हम लोग L का वैल्यू 3। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप जिस तरह से सेल में, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² था, जिस तरीके से मैक्सिमम नंबर किसी भी सेल में पूछेगा, किसी भी सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछेगा किसी भी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम बोलेंगे यार सब सेल कौन सा, ये तो बोलेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे यार कि थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो सेल तो आपको दिया गया है, तब ना आप बोलोगे कौन से सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आपसे पूछेगा कि सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर कौन सा सब सेल, हम बोलेंगे P सब सेल। तो यार P सब सेल जैसे ही दैट मींस इनडायरेक्टली L का वैल्यू 1, जैसे बोलेगा S सब सेल मतलब इनडायरेक्टली L का वैल्यू 0, अगर बोलेगा D सब सेल मतलब L का वैल्यू 2, अगर बोलेगा F सब सेल मतलब L का वैल्यू 3। तो जिस तरीके से सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n², जहां पर n होता है नंबर ऑफ सेल, सिमिलरली सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l+2, जहां पे L का वैल्यू आपको गिवन रहेगा। जिस सब सेल के बारे में पूछेगा, बोलेगा D सब सेल, तो हम बोलेंगे D सब सेल के लिए L का वैल्यू 2, यहाँ पर L के जगह पे 2 पुट करो, 4 into 2 + 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, यानी हम तुरंत बोलेंगे D सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 10, ये हम लोग जानते भी है। सिमिलरली अगर P सब सेल में बोलेगा तो P के लिए L का वैल्यू 1, L के जगह पे यहाँ 1 पुट करो, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, यानी L के P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली S में 2 आएगा, F में 14 आएगा। क्यों F में 14 आएगा? क्योंकि F के लिए L का वैल्यू 3, 4l+2 में L के जगह पे 3 पुट करो, 4 3 जा 12, 12+2 कितना, तो 14 हो जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से हम लोग सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n², सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l+2, अब हम लोगों ने जाना था ऑर्बिटल के बारे में। तो यार ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो रीजन ऑर्बिटल कहलाता है। तो सिंपल, किसी भी अब ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, बस इतना आप समझ लेना। तो जैसे मान लो अगर अपने पास अगर एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेगा, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो बताओ अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना ऑर्बिटल चाहिए? आप बोलोगे तो सर 5 ऑर्बिटल। हम बोलेंगे यार अपने पास अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलोगे कितना ऑर्बिटल चाहिए? हम बोलेंगे यार 10 ऑर्बिटल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हाफ कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल जाएगा। या जितना ऑर्बिटल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप सिंपल समझना, अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो 5 ऑर्बिटल लगा, 20 इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास है 10 ऑर्बिटल लगा, दैट मींस जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका आधा ऑर्बिटल होगा। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल कितना 2n²। अगर अपने पास 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा,
अगर अपने पास 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यार बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना चाहिए, जस्ट आधा यानी 2n स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि n स्क्वायर। ये अब n स्क्वायर क्या है, तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला। ये 2n स्क्वायर क्या है, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। अब बता दो जिस तरीके से किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हुआ 2n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका हाफ कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अब बताओ ये अगर सेल की कहानी है तो यार सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था 4l + 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला जस्ट इसका हाफ यानी 4l + 2/2। 2 कॉमन ले लो, 2 × 2l + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा 2l + 1। तो ये 2l + 1 किसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल हुआ, हम बोलेंगे सब सेल का। किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 2l + 1। किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आप बोलोगे 2n स्क्वायर। किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l + 2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे आप सिंपल समझो, अगर हम लोगों ने 4 फॉर्मूला अभी तक देखा है, क्या 4 फॉर्मूला देखा है, एक देखा है 2n स्क्वायर, एक देखा है 4l + 2। 2n स्क्वायर होता है किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, और 4l + 2 होता है किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। 2n स्क्वायर में n होता है नंबर ऑफ सेल, और 4l + 2 में l जो बताता है वो सब सेल को बताता है। तो जिस तरीके से हम लोग 2 चीज पढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये हो गया आपका सेल की कहानी। ठीक है, ये हो गया सेल की कहानी और ये हो गया सब सेल की कहानी। ठीक है, सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर। क्लियर, नंबर ऑफ सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l + 2, तो सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 4l + 2/2 यानी कि 2l + 1। अब ये मत बोलना ये कैसे आया, ये क्या 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2l + 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, सब सेल वाले में कहानी ये होता है कि जब आप s की बात करते हो, p की बात करते हो, d की बात करते हो, f की बात करते हो, तो यहाँ s के लिए l का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। बस इतना आप ध्यान रखना। P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। जैसे अगर अब आपसे कैसे पूछेगा, देखना, आपसे अगर पूछ देगा कि अगर F सब सेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होगा, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा। अब आप सिंपल समझो, जिस सब सेल में बोलेगा उसका L का वैल्यू पता करो। हम बोलेंगे S P D F चौथे नंबर पे आता है, तो L का वैल्यू 4 नहीं, L का वैल्यू 3, क्योंकि यार L का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग F लेंगे तो यहाँ F L का वैल्यू 3 हो गया। मैक्सिमम ऑर्बिटल बोल रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कहानी 4l + 2 नहीं, मैक्सिमम ऑर्बिटल का कहानी 2l + 1 होता है। और मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना, तो 2 × F सब सेल के लिए L का वैल्यू 3, 2 × 3 + 1 यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। और हम जानते भी है यार, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल मिला, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं कि F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होता भी है। क्लियर, जैसे बोल देगा D सब सेल में कितना ऑर्बिटल, तो बताओ यार D के लिए तो L का वैल्यू 2 हो जाएगा। D के लिए L का वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4l + 2 से, तो 4 × 2 = 8, 8 + 2 10 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना, ये तो हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होगा। कैसे, तो 2l + 1 से L का वैल्यू फिर 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 1 यानी आ गया 5। ठीक है, तो अब जब कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलेगा, बस ये देख लेना किस में, सेल में या सब सेल में। अगर सेल में बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, सेल में बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर,
सबसेल में बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l+2 और सबसेल में बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 12+1। बस इतना याद रखना कि s के लिए l का वैल्यू 0 से शुरू होता है, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3। जिस सबसेल में बोलेगा उसका l फाइंड करो, पता ही रहता है, और उस l के वैल्यू को इलेक्ट्रॉन में बोलेगा तो 4l+2 में पुट कर दो, ऑर्बिटल में बोलेगा तो 12+1 में पुट कर दो, और सेल वाला कहानी तो बहुत आसान है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक सेल और सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए L का वैल्यू 1, वो मैंने सीख लिया। हम लोगों ने ये भी सीखा कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसका आधा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, ये भी हम लोग जाना, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल ऑब्टेन करेगा वो 2 ही होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। वो सारा कहानी हम लोग पढ़ेंगे जो आपको क्वांटम नंबर के बेसिस पे पता चलेगा, क्योंकि अ नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे बात करो, अगर तुम्हारे एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो यार वो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है तो यार बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फिर उसके बाद बात करेंगे उस सेल के किस सबसेल में है, फिर बात करेंगे उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में है, और फिर बोलेंगे यार एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपको सिंपल, पहले हम लोग उससे अपार्ट पहले बात कर लें, तो आपको इस सब के लिए जानने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले हम आपको पिछले क्लास में भी बोले थे कि बाबू कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको एटॉमिक नंबर विथ मास नंबर याद रहना चाहिए, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखो एक बात आप समझिएगा कि अगर आप बेसिक को अच्छा करना चाहते हैं, रूडिमेंट्री अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं, रूट्स अच्छा करना चाहते हैं, तो हम सिंपल कहेंगे कि आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यार 11th 12th कहने के लिए 2 साल होता है, लेकिन ये 2 साल कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। रीजन है कि अभी आप जस्ट 10 दिए हो, 10 देने के बाद 1-2 महीने की छुट्टी अब तो ऐसे ही लॉकडाउन के कारण हो गई, आपका रिजल्ट भी अभी पेंडिंग में है, रिजल्ट भी पता नहीं यार, हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कब तक आएगा, और जब तक आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा 3 महीना तो निकल गया रहेगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा, कितने बच्चे उसके बाद सोचते हैं कि हाँ अब कहाँ एडमिशन ले, कब कहाँ पढ़े, अब क्या करे, अब क्या करे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम दिए और स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना। यार देखो मजे सब करते हैं, परसेंटेज सब लाते हैं, हाँ ये भी बात है, अगर आप एग्जाम अगर आप जाते हो देने और एग्जाम अच्छा जाता है या रिजल्ट अच्छा आता है तो घूमने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको अपना बड़ाई सुनने में खूब बढ़िया लगता है, बोलेगा नहीं ये लड़का बहुत अच्छा था। एक बात समझ लो बाबू, ठीक है आप 10th में थे, आप 10th में परसेंटेज अच्छा लाए, 10th नो डाउट यार फर्स्ट एक तरह से गेट है, फर्स्ट गेट जिसको आप खोल के आप एक तरह से कुएं से निकल के और ओशियन में जाते हो। आपको ये अंदाजा नहीं रहता है यार कि 10th ही लास्ट नहीं है, 10th तो यार आपका जस्ट स्टार्ट है, इनिशियल फेज है। और हम ये भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ये एक तरह से आपको क्या करता है, वार्म अप करता है आपको मेन मैच खिलवाने के लिए, क्योंकि 10th तक हर बच्चा तेज होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप जिस स्कूल में होगे आपको लग नहीं रहा होगा कि आप अकेले तेज थे, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा तेज है और बगल वाले बच्चे को भी लगता था कि यार हम भी तेज है। क्योंकि 10th तक खुद को डिटरमाइन करना कि हम किस लेवल के हैं वो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ जैसे ही आप 10th से 11th में जाते हो और अगर आपका स्कूल चेंज होता है और उस स्कूल में जैसे आप यहाँ आए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, अदर स्कूल से आए होंगे, अदर स्टेट से आए होंगे, या जहां कहीं भी आते हैं, तो आप ये देखोगे कि जब कभी भी आपका एक चेन टूटेगा और नया चेन बनने की कोशिश होगा, जहां कहीं भी नया चेन बनेगा, नए स्टूडेंट आएंगे, फिर अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में नंबर 1 रखना या टॉप में रखना वो आपके लिए एक टारगेट हो जाएगा, जो कि बहुत इजी नहीं होता है। क्योंकि यार हर बच्चे चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना 100% दें, और यार अपना बेस्ट देने के लिए आपको बेस्ट लेबोरियस बनना पड़ेगा, इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा। वैसे नहीं होता यार ये ख्याली पुलाव है, कास्टल इन है, या आप तुरंत बोल दोगे हाँ पढ़ लेंगे। बोलना बाबू बहुत आसान है, हम भी बोल देंगे यार 12 घंटा पढ़ा लेंगे, 12 घंटा पढ़ाने के बाद जो स्थिति होती है वो हम खुद समझते हैं कि क्या होती है। बोलना, अरे हाँ ठीक है सर को तो बोलना ही तो पड़ता है भाई, बोलने में जो एनर्जी लगता है आपको तो सुनना पड़ता है। आप 6 घंटे के बाद सीधे जाते हो घर पे और सो जाते हो। इवन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर क्लास चलता है तो अगर 1.5 घंटे का चला तो 4.5-5 घंटे काफी होते हैं। अगर आप रेगुलर 2-3 घंटे बैठ जाते हो ना, उसके बाद आपको एक बार उठना पड़ने के बाद
और उसके बाद आप बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा यार अंधेरा अंधेरा, मौसम बदल गया, ये हो गया वो हो गया। वो ऑब्वियस सी बातें होगी क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे थे। और एक होता है पढ़ाई क्या, कॉपी पलटा हुआ है, बुक पलटा हुआ है, बगल में व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या सब आ गया है, और वो सब चीज चलते रहेगा तो आप 6-7 घंटा ही पढ़ दोगे और आपको फील भी नहीं होगा कि हम 7 घंटा पढ़े, क्योंकि आप पढ़े नहीं, आप पढ़ दिए। एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ देना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ देते हैं, किसके लिए, तो गार्जियन के लिए, और एक होते हैं जो पढ़ते हैं जो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि उनको पता है कि यार इन फ्यूचर मेरा बेनिफिशियल इसी पढ़ाई के बेसिस पे ही हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो यार आप 9th क्लास में जब थे तो आपके टीचर, जो स्कूल के टीचर होंगे, जो आपको ये याद करवाए होंगे कम से कम 1 से लेके 20 तक मिनिमम, कैल्शियम तक हर बच्चे को याद होता है। तो यार आप 10 बढ़ा दो ना। आपको क्या करना है, बस आपको स्कैंडियम लेना है, टाइटेनियम लेना है, वैनेडियम लेना है, क्रोमियम लेना है, आपको मैग्नीज लेना है, आपको आयरन लेना है, कोबाल्ट लेना है, निकेल लेना है, कॉपर लेना है और जिंक लेना है। ठीक है, ये हो गया 30 तक। अब आप इसके बाद 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर लेने के बाद आपको जितना भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस बोलो या नोबल गैस बोलो, दोनों बात एक ही होती है। और उसमें क्या क्या है, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो जाता है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा, जेनन का एटॉमिक नंबर 54 हो जाएगा और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर, ये सारा का सारा क्या है, तो इनर्ट गैस का बॉक्स है। ये सारा का सारा आप इसको नोबल गैस बोलो या आप इसको इनर्ट गैस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, और ये आपका स्टेबल होता है, इसके हर एक ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं अक्रिय गैस, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। अब आप एक चीज समझिएगा, इसके अलावा कुछ ग्रुप होते हैं जैसे हैलोजन ग्रुप। हैलोजन बहुत काम का आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप नाम सुने होंगे, उसका भी आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, अगर आप क्लोरीन लेते हो एटॉमिक नंबर 17, आप ब्रोमीन लेते हो एटॉमिक नंबर 35, आप आयोडीन लेते हो एटॉमिक नंबर 53। तो ये हो गया आपका सारा का सारा हैलोजन ग्रुप। ये हो गया आपका पूरा का पूरा हैलोजन ग्रुप, जिसको कि हम लोग सिंबॉलिकली एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स मेरा हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जहां कहीं भी एक्स रहेगा मतलब आप समझ लो या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन की बात करते हैं। और इस चारों में इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और यार ये कहने में मुझे जरा सी भी संकोच नहीं होगी कि इस चारों में ही नहीं, पूरे होल पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो ये अपना फ्लोरीन ही कंटेन करता है। तो जब कभी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे हम लोग फ्लोरीन का नाम जरूर लेंगे। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब आप जानते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ने का पढ़ा होगा। जब आप मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़े होंगे या कंपाउंड पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जिसका और डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। वैसे भी आप समझो ना बाबू, अगर इसका ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम बोल रहे मैक्सिमम है तो नीचे जाने के बाद घटेगा ही ना। तो एक बस याद रख लो, सारे ग्रुप में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल डिक्रीज। ये सारा कहानी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये सारा कहानी हम पढ़ेंगे। कब इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, कब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, कब ज्यादा हो जाएगा, ये सारा कहानी हम लोग, ये सारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा। केमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे 10th में तो 5th चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन मिला होगा। और नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक्स के नाम पे यही सब चीज तो सारा पढ़ेंगे, सारा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोवैलेंसी, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, सबसेल, ऑर्बिटल क्या होता है, सारा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बस ये बात हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग 4, 5, 6, 10 क्लास लेने के बाद, बेसिक सारा बताने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे टॉपिक में। और जब टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे उस टॉपिक में फिर से वापस जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सारा कहानी आएगा कि आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये सारा जितना भी कहानी है वहां भी मिलेगा। तो बस आपको अगर अभी का याद रहेगा तो वहां पे हमको बताने में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आपको समझने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो बस इतना याद रखिए कि अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो आप थोड़ा केयरफुली ध्यान देना कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। और 1 बार 2 बार 3 बार आप कॉपी में लिखते जाओ, क्वेश्चंस को बनाते जाना। तो हम थ्योरी ही बताएं, क्वेश्चंस खूब शानदार करेंगे और क्वेश्चंस कराते कराते आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस इतना गौर करना। लेकिन हाँ, एटॉमिक नंबर बाबू याद रखना।
तो हम क्या बोले, एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। आपको जितना इनर्ट गैस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54, रेडॉन का 86। ये जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो वो गरीब वाला जानते हो, आप देते हो सीधे। अगर हम बोलेंगे बताओ यार नियॉन का, तो आप लिखते हो 2 और 8, ठीक है। हम बोलेंगे वो कितना इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में, आपको कुछ पता नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन किस सेल में, उस सेल के किस सबसेल में, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में। ये कहानी 10th में नहीं बताना था, 10th के सिलेबस में नहीं था, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन 11th में ये सब कहानी 2-8 वाला गरीब हो गया। ये तो आप जो तुरंत करते हो 2-8-2, 2-8-1, ये क्या होता है 2-8-1? ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया, हाँ 11 सोडियम में होता है, 2-8-1 लिख दिए। लेकिन यार ये 2 क्या बताता है, ये 8 क्या बताता है, उस 8 में कितना इलेक्ट्रॉन किस सेल में, किस सेल के किस सबसेल में, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में, ये कहानी आपको हम क्वांटम नंबर के बेसिस से बताएंगे। तो बहुत आसानी से बताएंगे, इस सब चीज को आप गौर करना। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये तो पता चल गया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन की कहानी, क्योंकि यार किसी सेल में ऐसा तो नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसी सेल में यार 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 5 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 10 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 15 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो किस सेल का कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ये सारा कहानी हम लोग जानेंगे। जैसे आप सिंपल समझो, जैसे अगर हम लोग को किसी आदमी को फाइंड करना है कि वो आदमी कहाँ का है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है बाबू, तो आप कैसे कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हो कि वो आदमी कहाँ का है? यार दुनिया में बहुत सारे कंट्री है, किस किस कंट्री में जाओगे? सिर्फ अकेला इंडिया में पागल हो जाओगे, ठीक है, खोजने में। यार यहाँ एड्रेस पता होता है तब तो आदमी को खोज पाना बहुत टफ होता है, इमेजिन आप कर सकते हो। तो जहां जब एड्रेस ही पता नहीं होगा और वो आदमी का ना ही कंट्री पता है, ना ही स्टेट पता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट पता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो आदमी कहाँ है? सिंपल, जैसे अगर आप मान लो कि हमको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में नहीं होता है, आपको बहुत सारे एटॉमिक नंबर। जैसे आप ले लो ऑक्सीजन तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप ले लो सोडियम तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी एटम में 35 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 37 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 40 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 45, 50, 56, 57, सारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसी भी सेल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, ठीक है, उस सेल के अंदर आपको सब सेल मिलेगा, तो वो किस सब सेल में है, फिर सब सेल के अंदर आपको ऑर्बिटल मिलेगा, तो किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है वो आपको पता करना होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना होगा, सेल के बाद अगर आपको सबसेल के बारे में जानना होगा, सबसेल के बाद अगर आपको ऑर्बिटल के बारे में जानना होगा, ऑर्बिटल के बाद आपको 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, और उस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आपको वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे मान लो कि अगर आपको किसी रूम में बुक है, ठीक है, किसी रूम में बुक है, तो आपको क्या करना, पहले आपको घर पता करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप हाउस में एंटर करोगे, आप हाउस में एंटर करोगे, हाउस के बाद आप क्या करोगे, रूम में एंटर करोगे, ठीक है। आपको अगर हमको क्या करना है, बुक खोजना है, ठीक है, बुक लेना है आपको। सिंपल, जिस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन को सर्च करने के लिए इतने स्टेप से गुजरना होगा, सिमिलरली अगर हमको बुक खोजना है, लेकिन ये तो पता है कि बुक कहाँ है, तो हमको ये पता है, तो पहले हम लोग हाउस में इन कर गए, हाउस के बाद हम लोग रूम में इन कर गए, रूम के बाद हम लोग बैग में इन करेंगे, ठीक है। अब रूम में बैग रखा हुआ, पहले घर, घर के अंदर मेरा रूम, रूम में मेरा बैग है, और उस बैग के अंदर आपको बुक मिल जाएगा। सिंपल कहानी। तो आप सबसे पहले सीधे बुक में जा सकते हो क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आपको पहले हाउस में इन करना ही होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको पहले सेल में जाना ही होगा। जिस तरह से हाउस में जाने के बाद, अब हाउस में भी तो एक रूम नहीं है, ढेर सारा रूम है। एक घर में यार एक ही रूम नहीं है, एक घर में हो सकता है 4 रूम, 5 रूम, 10 रूम हो, तो अब कौन सा रूम, तो ये पता करेंगे, ठीक है। अब रूम में भी अब ऐसा नहीं है कि यार बैग एक ही होगा, हो सकता है 2, 3, 4 बैग हो, यार मेरा भी बैग है, मेरे भाई का भी बैग है, मेरी दीदी का भी बैग है। तो आप समझ लो कि अगर ढेर सारा बैग हो तो आप उस बैग को आइडेंटिफाई करना हो कौन सा बैग है, ठीक है। अब उस बैग में आपको बुक खोजना है तो बुक ले लोगे। अब उस बुक में भी ढेर सारा बुक हो सकता है, तो कौन सा बुक होगा वो आपको तो पता होगा, उस बुक को आप ले लेना।
तो आप सिंपल समझो, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए हम लोग को इतना स्टेप, पहले सेल, फिर उस सेल में सब सेल, क्योंकि ढेर सारा एक सेल होगा, उस सेल में ढेर सारा सब सेल होगा, उस सब सेल में ढेर सारा ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब उस 2 इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ये हम लोग को पता चल जाएगा, ये हम लोग सिंपल बता सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी आदमी के बारे में अगर हमको चाहिए कि वो आदमी कहाँ का है, तो अगर आप उसका आधार कार्ड ले लोगे तो उसका यार पूरा का पूरा आपको उसमें एड्रेस पता चल जाएगा कि यार वो आदमी किस कंट्री का है, वो कंट्री में किस स्टेट का है, उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट का है, उस डिस्ट्रिक्ट में किस ब्लॉक का है, उस ब्लॉक में कौन से विलेज का है, कौन से विलेज में कितना रूम नंबर है, रूम नंबर या हाउस नंबर या जो भी चीज होगा वो सबसे पता चल जाता है। और हाउस तक अगर आप पहुंच गए या अगर आप विलेज तक भी पहुंच गए तो यार विलेज इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि विलेज के बाद फिर नियरेस्ट फेमस प्लेस बोला जाता है कि यार कहाँ है, आधार कार्ड में लेने के लिए बोला जाता है, तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए आपको एड्रेस पता करना होगा। तो जिस तरीके से आदमी को सर्च करने के लिए सारा कहानी अब हम बोल देंगे, मान लो सपोज करो हम बोल देंगे यार कि वो आदमी इंडिया में है, तो बताओ यार इंडिया में से बोल देने से वो आदमी मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है यार, इंडिया में तो और नहीं होगा पॉसिबल। और हम लोग बहुत सिंपल वेटिकन सिटी का नाम लेते तो हो सकता है, वो उसमें भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं वेटिकन सिटी के बारे में, थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बोल सकते हैं। तो आप समझ लो इंडिया में तो आदमी को सर्च करना सामने होगा तो भी टफ है यार, इतना ज्यादा। आप दिल्ली चले जाओ, राजीव चौक एक ये है मेट्रो स्टेशन है, वहां पे यार इतना ज्यादा भीड़ लगा रहता है, कंजेशन है कि आप आदमी को एक बार अगर आपका हाथ छूटा वो आदमी वापस नहीं मिलेगा, बहुत टफ है। तो आप सिंपल कर सकते हो कि कितना टफ है। फिर मुंबई तो मैं गया नहीं, मुंबई में भी आप ऐसे ही देखते होगे या हर जगह आपको यही बात, ये कहानी है। तो सिंपल समझ लो कि आपको अगर इंडिया बोल दिया गया तो सिर्फ इंडिया से काम नहीं चलेगा। इंडिया के बाद आपको स्टेट बताना होगा, स्टेट के बाद आपको फिर डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको फिर ब्लॉक बताना होगा, ब्लॉक के बाद आपको विलेज बताना होगा, विलेज के बाद आपको फिर हाउस नंबर वगैरह या फिर कुछ ऐसा आपको डिस्ट्रिक्शन ऑफ, फादर ऑफ या कुछ ऐसा कुछ बताना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सिंपल समझना, यहाँ पे हम लोग इस कहानी को नहीं जानेंगे, बस इस कहानी के बेसिस पे हम लोग इसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है कि मेरा ग्रुप कहाँ है, हमको मतलब इससे है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप सिंपल समझना कि जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेगा, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेगा तो आप समझ लीजिए कि क्या कहानी होती है। आप अगर सिंपल बात करेंगे कि अगर हम लोग को सेल पता चल जाए, जैसे मान लो कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी सेल बोल दिया कि सेकेंड सेल n=2 है, ठीक है, n=2 है, तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितना है इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यार अगर सेल तो पता चल गया, लेकिन अब उस 8 इलेक्ट्रॉन में से किस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो अब सेल के बाद हम लोग को सब सेल भी पता चलना होगा। बात समझ में आ रहा है? सब सेल के बाद आपको ऑर्बिटल के बारे में पता करना होगा, ऑर्बिटल के बाद उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पता करना होगा। तो आप सिंपल समझना कि अगर आपको ये चारों इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सेल कौन सा, सब सेल कौन सा, ऑर्बिटल कौन सा और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये अगर पता चल जाएगा तो अपना कहानी बन जाएगा। आप सिंपल समझना कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि n का वैल्यू अगर ले लेते हैं हम लोग 1, ठीक है, तो आप एक चीज समझना, इसका मतलब है ये फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, ठीक है, n=1 यानी ये फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, यानी कि आपका जो n होगा ये हमेशा सेल के बारे में बताएगा। अब सेल के बाद हम लोग किस में मूव करेंगे? सब सेल में मूव करेंगे। तो सेल को डिनोट करते हैं हम लोग n से, सब सेल को डिनोट करते हैं हम लोग l से, ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं हम लोग m से, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फाउंड करेंगे? तो वो बताता है स्पिन, ये होता है s से, ये हम लोग सारा कहानी सुनेंगे। तो अगर एक ऐसा सेट यहाँ पे n, l, m और s ये चारों अगर मिल गया, n क्या बताता है? सेल के बारे में, l क्या बताता है? सब सेल के बारे में, m क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में, और s जो बताता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन का है वो बताएगा s, और ये अगर पता चल गया तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेंगे। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये चारों नंबर पता होना चाहिए, और
set of four number which gives complete information about a particular single electron, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सारा इंफॉर्मेशन दे दे, उस सेट के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे यार, क्वांटम नंबर बोलेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसके बेसिस पे कुछ देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों को दिया गया है n का वैल्यू है 3, तो n तो यार 3 ही नहीं होगा, कैसे क्या होगा, तो जितना n का जितना सेल होगा ना उतना ही सब सेल होगा, ये दिमाग में रखना, जितना सेल होगा उतना ही सब सेल होगा। लेकिन L का वैल्यू सब सेल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर n का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगा, यहाँ पर n क्या है तो नंबर ऑफ सेल है, n क्या है नंबर ऑफ सेल है। अगर n का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू क्या होगा, तो होगा 0, 1 और 2, क्योंकि n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 - 1 2, यानी कि आप कह सकते हो n कभी भी L के बराबर नहीं होगा। अगर हम लोग मान लो कि n का वैल्यू अगर मेरा 4 है, फोर्थ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो L का वैल्यू क्या क्या होगा, हम बोलेंगे L का वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक, तो L का वैल्यू 0 से लेके कहां तक 4-1 तक, और यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2 और 3, ये चारों हमको सबसेट मिलेगा। और जैसे ही 0 मतलब हम लोग के दिमाग में आएगा S, जैसे ही 1 हम लोग के दिमाग में आएगा P, जैसे ही 2 हम लोग के दिमाग में आएगा D, जैसे ही 3 हम लोग के दिमाग में आएगा F। क्लियर। अब S जैसे ही दिमाग में आया तुरंत दिमाग में आएगा यार 2 इलेक्ट्रॉन, P जैसे ही दिमाग में आया तुरंत दिमाग में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, D जैसे ही दिमाग में आया तुरंत आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, F जैसे ही दिमाग में आया तुरंत आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वही उस सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। आप काउंट करो, 14 + 10 24 + 6 30 + 2 32, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 32। और फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता कितना है, तो 2n² से n का जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो आप ये देख सकते हो कि आप इस तरीके से देखोगे तो भी आपका 32 आएगा, और कैलकुलेट जो करोगे तो वो भी 32 आएगा। लेकिन इस तरीके से आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस सबसेल में भी होगा। तो हम लोग जैसे ही अगर हम लोग मान लो कि n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू क्या क्या होगा, हम तुरंत बोल देंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू कभी भी, ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि L के बराबर कभी नहीं होगा। अगर हम बोल देंगे कि n का वैल्यू 2 है और L का वैल्यू 2 है, क्या ये पॉसिबल है, हम बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम बोलेंगे n का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 1 है, क्या ये पॉसिबल है, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे n का वैल्यू 1 तो हम बोलेंगे L का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या, तो 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। और जब n का वैल्यू 1 तो 1 - 1 0, मतलब 0 पे ही स्टार्ट और 0 पे ही खत्म। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कि सेल और सबसेल में, तो सेल को डिनोट करते हैं n से और सबसेल को डिनोट करते हैं L से। और जो n का वैल्यू होता है उतना ही L का वैल्यू होता है, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। सिंपल, हम क्या बोले कि दोनों का वैल्यू बराबर नहीं, मतलब n का वैल्यू जो होगा वो L के बराबर नहीं होगा। लेकिन जितना n होगा, जितना नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे उतना ही सबसेल होगा। यानी L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो ये चौथे सेल की बात कर रहा है और 4 सब सेल भी है। जिस सेल में जितना नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हो उस सेल में उतना ही सब सेल होगा। अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो एक ही सब सेल, वो S। अगर हम लोग सेकंड सेल की बात करेंगे तो 2 सब सेल S और P। अगर हम लोग थर्ड सेल की बात करेंगे तो 3 सब सेल S, P और D। अगर हम लोग फोर्थ सेल की बात करेंगे तो 4 सब सेल S, P, D, F। तो सिमिलरली बस ये कहानी बस समझ लेना कि ये बात हमेशा याद रखना, n का वैल्यू कभी भी L के वैल्यू के बराबर नहीं होता है और L का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर हम बोलेंगे आपको कि सिंपल बता दो यार कि अगर n का वैल्यू है 3 तो L का वैल्यू क्या क्या होगा, आप तुरंत बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करो और इससे 1 पर खत्म कर दो। हम बोलेंगे 0 होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। हम बोलेंगे 1 होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। हम बोलेंगे 2 होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। लेकिन हम बोलेंगे 3, हम बोलेंगे सर
गलत हो गया, क्योंकि 3 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि n का वैल्यू ही 3 है, और अगर l का वैल्यू 3 ले लोगे जो कि हमको कह रहा है कि n कभी भी l के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं उतना ही सब सेल होगा, और अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू भी 3 ही होगा, वो 0 1 2। और वैसे भी देखो ना यार, थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम बोलेंगे यार तुरंत 18, इसमें तुम इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो 18 आ जाएगा, क्योंकि यार सेकंड सेल मतलब डी, फर्स्ट सेल सॉरी सेकंड सबसेल l बराबर 2 मतलब d सबसेल, l बराबर 1 मतलब p सबसेल, l इज इक्वल टू 0 मतलब s सबसेल। अब s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 2, p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 6, d सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 10, तीनों को ऐड करो, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, और थर्ड सेल में होता भी है 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमॉन्ग सब सेल, वो बताता है l को। अब देखो, जैसे मान लो यार कि इंडिया है, तो इंडिया में एक ही स्टेट नहीं है, इंडिया में ढेर सारा 28 स्टेट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसको बेसिस पे किया गया है। सिमिलरली एक सेल में एक ही सबसेल नहीं होता है, एक सेल में ढेर सारा सबसेल होता है, और वही निकालने के लिए एल बताता है। अगर सेल पता है तो हम लोग सबसेल फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना सेल। हाँ, अब हमको सबसेल पता है तो हम लोग सेल नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने जाना है किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उस सेल में कितना सबसेल होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग के पास n का वैल्यू 4 दे दिया, अब इस n का वैल्यू 4 में कितना सबसेल होगा, तो हम लोग जानते हैं यार किसी भी सेल में ढेर सारा सबसेल होता है। तो हम लोग अगर n का वैल्यू 4 है, हम लोग जानते हैं कि l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होता है, तो l का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 0, और n का वैल्यू 4 है तो 4 - 1 3, दैट मींस 0 1 2 और 3। क्लियर? अब 0 मतलब होता है s सबसेल, 1 मतलब होता है p सबसेल, 2 मतलब होता है d सबसेल, 3 मतलब होता है f सबसेल। क्लियर? अब यहाँ पर आप जानो s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको निकालना आता है। किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 4l + 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, मुझे याद ही है, और आपको भी देखो आई होप कि याद हो जाएगा, और अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कि अगर n का वैल्यू 3 है तो थर्ड सेल में भी ढेर सारा सबसेल। अब कैसे, तो ये सबसेल बताता है l को, और l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, तो 0 से लेके इस बार n 3 है तो 0 से लेके 3-1 यानी 2 तक, तो 0 1 और 2। बस इतना दिमाग में याद रखना कि n का वैल्यू कभी भी l के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, यानी कि अगर n का वैल्यू 3 है तो l कभी भी 3 पॉसिबल नहीं है। बस इतना दिमाग में याद रखिएगा। जैसे n का वैल्यू 2 है, अब दिमाग में तुरंत रखेंगे 0 1, बात खत्म, 2 होगा ही नहीं, 2 जैसे होगा इसके बराबर हो जाएगा, और इसके बराबर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो जिस तरीके से एक सेल में ढेर सारा सबसेल होता है, सिमिलरली एक सबसेल में ढेर सारा ऑर्बिटल होता है। जैसे सिंपली हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सबसेल इज नोन एज सेल, तो हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज सबसेल। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टेट इज नोन एज कंट्री, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज स्टेट। ठीक है? जैसे मान लो कि अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है? और अगर बिहार में ढेर सारा डिस्ट्रिक्ट, सिमिलरली इंडिया में ढेर सारा स्टेट, तो अगर सेल को अगर हम लोग कंट्री बोले तो सबसेल को हम लोग स्टेट बोलेंगे, और ऑर्बिटल को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। सिंपल। तो अगर हम लोग किसी भी सेल के बारे में बात करेंगे, किसी भी सेल के बारे में बात करेंगे, तो उस सेल में कितना सबसेल होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेल में ढेर सारा सबसेल वो निकालना आ गया, उस सबसेल में ढेर सारा ऑर्बिटल। अब एक सेल में ढेर सारा सबसेल, अब उस एक सबसेल में ढेर सारा ऑर्बिटल, सारे सबसेल में नहीं, सिर्फ एक सबसेल में ढेर सारा ऑर्बिटल। अब वो ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे वो ध्यान में रखिएगा। जैसे आप समझिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल के बारे में, तो हम लोगों ने बोला था कि सेल को डिनोट करते हैं L से, सबसेल को डिनोट करते हैं L से, और ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं M से। अब बताओ आप कि अगर हम लोगों को स्टेट ही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे बताएंगे यार कि उस स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये पता रहेगा कि हम बिहार, तब ना बोलेंगे बिहार में हाँ इतना डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता रहेगा यूपी, तब ना बोलोगे यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पहले यार देश के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए, और अगर राज्य के बारे में पता है तो आप जिला के बारे में आसानी से बता सकते हो। अगर आपको सिर्फ देश के बारे में पता है तो आप उस देश से पहले राज्य पता करो और उस राज्य में आप जिला बताओ। सिमिलरली पहले हम लोगों ने देश के बारे में पता किया, उस देश में कितना राज्य था वो पता किया, अब इसी एक राज्य में कितना जिला है, किसी एक सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, ये बताने के लिए हम लोग M को बताएंगे। तो आप देखो अगर हम लोग को L का वैल्यू अगर L है,
ठीक है। तो m निकालने के लिए जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो फॉर्मूला होता है -l से +l इंक्लूडिंग जीरो। अगर मान लो कि l का वैल्यू 2 है, l बराबर 2 मतलब कौन सा सबसे, अरे यार यहाँ ध्यान दो, l बराबर 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 मतलब s, l इज इक्वल टू 1 p d f। क्लियर। अब यहाँ आप देखो l इज इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबसे, तो d सबसे। ठीक है। अब इस l इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे यार 10, क्योंकि यार 4l + 2 में आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो ऑर्बिटल कितना होगा आपको पता चल जाएगा 5। अब वो 5 ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे m का वैल्यू अगर l 2 है तो -l से +l इंक्लूडिंग 0, -2 से +2 0 लेते हुए, तो -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल आया किसमें, तो d सबसेल में। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, यानी कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल। क्लियर। जब कभी भी आपको दे दिया गया l इज इक्वल टू 0, तो एक ही ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 0 मतलब s सबसेल, और s सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक ही ऑर्बिटल, और वो हो जाएगा m का वैल्यू 0। क्योंकि हम लोग लिए हैं कि अगर आपको l का वैल्यू पता है तो m बताने के लिए -l से +l इंक्लूडिंग 0। अगर मान लो अगर हम लोग को दिया है n का वैल्यू 4, तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, तो n का वैल्यू अगर l का वैल्यू अगर दिया हुआ है हम लोग को 3, तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, तो ये l बता रहा है हम लोग को सबसेल के बारे में। तो m बताने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है -l से +l इंक्लूडिंग 0, तो l3, तो -3 -2 -1 0 +1 और +2। क्लियर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल, ठीक है। और उस 6 ऑर्बिटल में +3 भी हो जाएगा, -3 से -l से +l, तो -3 से +3, तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते भी हैं कि जब l इज इक्वल टू 3 मतलब f सबसेल, और f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल समझो, तो किसी भी सेल में किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सिंपल समझना, जैसे हम लोग बोल देंगे कि अगर आप लोगों को n का वैल्यू पता है 4, और हम बोलेंगे यार कि कितना सबसेल होगा, आप तुरंत बोलोगे l का वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अगर मान लो l का वैल्यू 2 दिया है, अब बोलेंगे कितना ऑर्बिटल होगा, हम तुरंत बोलेंगे m होता है -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है। अगर आपको सेल के बारे में पता है तो आप सबसेल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सबसेल के बारे में पता है, आप ऑर्बिटल सारा पता कर सकते हो। अब आप एक चीज समझना, अगर आपको सबसेल के बारे में पता नहीं है और तब अगर आपको ऑर्बिटल पूछ रहा हो तो भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे ये पूछता कि इंडिया में कितना स्टेट है, ये बताना आसान, लेकिन इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले इंडिया को सारे स्टेट में जाना होगा और उस सारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट को काउंट करना होगा। सिमिलरली जैसे हम लोग को n इज इक्वल टू 4 दे दिया और बोलेगा कि इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल तो हम सीधा बोल देंगे 16, क्योंकि किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n², तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया 16। लेकिन हम बोलेंगे कौन कौन सा ऑर्बिटल, उसका वैल्यू क्या क्या है। तो जैसे ही देश के बारे में बात किया, जैसे ही सेल के बारे में बात किया, तो अगर हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो पहले आपको स्टेट में जाना होगा, यानी कि l का वैल्यू क्या क्या होगा आप हमको ये बता दो। अगर l का वैल्यू 4 है तो l के सारे वैल्यू को लेना होगा। जैसे अगर हमको सिर्फ देश बोला तो उस देश के सारे राज्य को लेना होगा, और l का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि n का वैल्यू जो होता है वो l का वैल्यू नहीं होता है। n कैन नेवर बी इक्वल टू l, ये हम लोग जाने। अब जैसे बोल दिया कि n इज इक्वल टू 4 में कितना ऑर्बिटल, तो l का वैल्यू अपने मन से लेना होगा, सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा। अब इसमें आ जाओ तो m का वैल्यू इसमें लेंगे तो एक ही बनेगा 0, जब इसमें लेंगे तो हो जाएगा -1 0 और +1, जब इसमें लेंगे तो होगा -2 -1 0 +1
+1 और +2, ठीक है। और जब इसमें लेंगे तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो यहाँ पर सारा ऑर्बिटल, यहाँ पर सारा ऑर्बिटल, यहाँ पर सारा ऑर्बिटल और यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा 7। टोटल ऑर्बिटल यहाँ 16 आया था, 7 इसमें, 5 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, तो आपका 16 आ गया। तो आप सिंपल समझना, पहले आपको किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलेगा तो आप पहले सबसेल निकाल लेना। आपको बोल दिया जाए n बराबर 2 में, सबसे इजी है, इसमें बोलेगा कितना ऑर्बिटल होगा, तो n का वैल्यू दिया है और अगर l नहीं दिया है, क्योंकि ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको l पता होना चाहिए, तो l निकालने के लिए आप सिंपल करोगे 0 1, ठीक है। अब इस 0 वाले में m का वैल्यू एक ही होगा और वो होगा 0, और 1 वाले में m का वैल्यू हो जाएगा -1 0 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल। तो अगर किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना होगा तो उस सेल के लिए पहले आपको सबसेल जाना होगा और उसके बाद आपको ऑर्बिटल में जाना होगा। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसको फिर से वापस रिवीजन करवाएंगे। N L M S ये तीनों N L M, सिंपली N L और M के बारे में फिर से बताएंगे, एक एक पहले एग्जांपल लेके क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा इस पे, और तब आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो किसी भी अगर हम लोग देखे थे क्या कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल कैसे निकाला जाए, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा, वो हम लोग फॉर्मूला देखे कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 2n²। किसी भी सेल में अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका n², ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और हम लोग सबसेल की बात करेंगे तो सबसेल में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला वो होता है 4l + 2, और अगर हम लोग इसके ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका 2l + 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर L का वैल्यू जो होता है वो 0 जब होता है तब S की बात करेंगे। L = 1 यानी P, L = 2 मतलब D, L = 3 मतलब F। अब जिस सबसेल के बारे में बोलेगा उसका आप L निकाल लो, L का वैल्यू पुट कर दो। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको N का वैल्यू अगर nth सेल के बारे में बात कर रहा है तो L का जो वैल्यू ऑफ सबसेल जो होगा वो आपको होगा L का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। ये कहानी है आपका। अगर मान लो एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, n का वैल्यू अगर 3 है तो L का वैल्यू होगा 0 1 2, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को L का वैल्यू अगर सिर्फ L है तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो निकालेंगे वो निकलता है -L से +L इंक्लूडिंग 0। जैसे आप ले लो कि L का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं एग्जांपल में, तो M जो ऑर्बिटल को बताता है, ये आपके ऑर्बिटल को बताता है, ये आपके सबसेल को बताता है, ठीक है। अब ऑर्बिटल L = 2 में ऑर्बिटल जो होगा वो M का वैल्यू वो हो जाएगा -L से +L 0 लेते हुए, L का वैल्यू जब L था, अब यहाँ L का वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2, ये मेरा सारा ऑर्बिटल हो गया। तो हम लोगों ने देखा है अभी तक हम लोग इतने फॉर्मूला जाने कि 2n² 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में, n² किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला किसी भी सेल में, सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l + 2, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 2l + 1। सिमिलरली अगर हम लोग को n का वैल्यू दिया हुआ है, सेल पता है, सबसेल निकालने का फॉर्मूला 0 से लेके n-1 तक, तो ये हो गया मेरा सबसेल, यहाँ 0 हो गया, S 1 हो गया, P 2 हो गया, D, ठीक है। अगर हम लोग को सबसेल पता है तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला -L से +L इंक्लूडिंग 0। जैसे हम लोग को L2 यानी D सबसेल दिया है, D सबसेल में L का वैल्यू 2 होता है और 2 में 10 इलेक्ट्रॉन, और इस 10 इलेक्ट्रॉन में 5 ऑर्बिटल के हम लोगों ने जाना है। अब उस 5 ऑर्बिटल में कौन कौन सा M होगा, तो M का वैल्यू जब L पता है तब होता है -L से +L इंक्लूडिंग 0। L दिया है 2, M का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2, यही 5 ऑर्बिटल होगा। उस 5 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है। ये ढेर सारा मैंने आपको अभी तक फॉर्मूला बताया है। अगले क्लास में इस पे हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और सारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे।